हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। ये है आपकी मैग्नेट ब्रेन्स की ह्यूमैनिटीज की पूरी टीम। ये पूरी टीम आप लोगों के लिए एकदम मेहनत कर रही है कि आप लोग अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। वैसे तो मैग्नेट ब्रेन्स का परिवार बहुत बड़ा है, आप भी इस परिवार का एक हिस्सा ही हैं, लेकिन ये जो छोटा सा जो टीम है, ये जो छोटा सा परिवार है, ये परिवार आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। सो मैग्नेट ब्रेन्स पे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिलेंगे। बस आपको प्लेलिस्ट में जाके उन्हें अच्छे से सर्च करना है या फिर आप वेबसाइट के माध्यम से आप उन्हें देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th लीगल स्टडीज का एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज यूनिट नंबर 4। और यूनिट 4 में सिर्फ एक ही चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 1। तो हम इसे सिर्फ यूनिट 4 बोलेंगे क्योंकि एक ही चैप्टर है। अगर 1 2 3 चैप्टर होते तो ऐसा बोलना पड़ता यूनिट 4 चैप्टर 1, यूनिट 4 चैप्टर नंबर 2, हमें ऐसा जाना पड़ता। लेकिन एक ही चैप्टर है, सो हम लोग यूनिट 4 का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज रिलेटेड टू जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल एंड क्रिमिनल कोड्स एंड प्रोसेसेस। इस पूरे यूनिट में हम लोग बेसिकली बात करेंगे जुडिशरी के बारे में, हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हमारे हाई कोर्ट के बारे में। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुकी है और जो आपने नहीं पढ़ा है। अब आपने क्या नहीं पढ़ा है कि हमारे इंडिया में सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसेस होता है, सिविल कोड का क्या स्ट्रक्चर है, क्रिमिनल कोड का क्या स्ट्रक्चर है, क्रिमिनल कोड कैसे वर्क कर रहे हैं, सिविल कोड कैसे वर्क कर रहे हैं। ये जो छोटी छोटी चीज है कि जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर, इन सब में क्या अंतर है। तो ये जो माइनर माइनर जो चीजें होती है ना, बेलेबल ऑफेंस क्या है, ये सारी चीजें हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। और जो आपने पढ़ा है दैट इज सुप्रीम कोर्ट क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है, केशवानंदा भारती केस क्या है, गोलकनाथ केस क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर क्यों है। तो कुछ चीजें जो अभी तक आपने क्लास 11th में पढ़ ली है उनका रिवीजन है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि आप बहुत सारी नई चीज इस यूनिट में जानेंगे। यूनिट ऑल्दो बहुत बड़ा है, बट हम इसे बहुत आसानी से, बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम इसे यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इस यूनिट में अब जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि क्लास 11 के लिए ये यूनिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, बट कॉम्पिटिटिव में भी ये यूनिट इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ चीजें इसमें इतनी बेसिक सी है जो कई बार कॉम्पिटिटिव में पूछ ली जाती है तो हमारा दिमाग हिल जाता है कि अच्छा ये ऐसे क्यों पूछा। ठीक है, जो जो चीज कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको साथ साथ में बताते चलूंगा कि ये अच्छे से पढ़ना, ये अच्छे से पढ़ना। बट आपको इस यूनिट को ऐसे प्रिपेयर करना है कि क्लास 11th में भी आप अच्छा स्कोर करें, साथ ही साथ आप क्या करें, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव में भी अगर जुडिशरी से, अगर सिविल कोर्ट से, अगर क्रिमिनल कोर्ट से रिलेटेड कोई सवाल आए तो वो सवाल हमें पूरे के पूरे बन जाए। आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि इस पूरे यूनिट में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग इस यूनिट का, इस चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। इंट्रोडक्शन एक पूरा माहौल बना देता है, इंट्रोडक्शन एक पूरा समा बांध देता है कि ये पूरे यूनिट में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का हम लोग माहौल बनाते हैं, पूरा समा बनाते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। व्हाट वी विल अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। हम जब भी नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो ये सवाल आपके मन में हमेशा होना चाहिए, ये क्यूरियोसिटी आपके मन में हमेशा होनी चाहिए। और आपने मेरे जितने भी वीडियोस देखे होंगे उन सभी वीडियो में मैं हमेशा ये क्यूरियोसिटी आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। मैं ये क्यूरियोसिटी हमेशा, हम सबसे पहले इसे आंसर करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं और इस पूरे यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमारे मन में ये क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए। और अब हम देखते हैं कि हम इस यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं। The aim of this chapter is to understand the salient feature of Indian judiciary
इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स रोल एंड इट इंडिपेंडेंस। मतलब ये जो पूरा जो चैप्टर है ये जुडिशरी के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब जुडिशरी में भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हो, चाहे सिविल कोर्ट हो, चाहे क्रिमिनल कोर्ट्स हो, चाहे कोर्ट स्ट्रक्चर, जो कोर्ट्स की जो हायरार्की होती है वो हो, जजेस कैसे अपॉइंट हो रहे हैं, जजेस कैसे रिमूव हो रहे हैं। तो जुडिशरी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्लियर है? इतना आपको यहां पे समझ में आ गया है। The introduction to this topic is meant to spur the thoughts about the court structure and their functions. The Indian legal system derives its authority from the Constitution of India, and it is deeply embedded in the Indian political system. The presence of judiciary substantiates the theory of separation of power, wherein the two other organs, legislature and executive, stand relatively apart from it. अब देखो इंडिया में क्या है, इंडिया में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है वो हमारे संविधान के तहत काम करता है। जो हमारा इंडिया की जो पॉलिटी है, जो हमारी जो गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम कर रहा है, हमारा इंडियन लीगल सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ये सब कुछ इस संविधान में है और सब कुछ संविधान के दायरे में काम करता है। अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता तो चीजें पता ही नहीं होती, लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड्रीज सेट कर देता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट सेट कर देता है कि इस ऑर्गन की सिर्फ इतनी बाउंड्री है, इस ऑर्गन का, ये जो ऑर्गन है लाइक पार्लियामेंट, इसकी सिर्फ इतनी लिमिट है, इसको इस लिमिट में रह के अपना काम करना है पार्लियामेंट को। इसको पार्लियामेंट ने अगर ब्रीच किया तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ठीक है, वैसे ही जुडिशरी का भी ये दायरा है, जुडिशरी को इस दायरे में रह के काम करना है, इस दायरे से बाहर नहीं निकलना है। तो संविधान का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक पर्पस क्या है, इट सेट्स द लिमिट ऑन द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इट सेट द लिमिट्स। ठीक है, ये लिमिट करता है किसी की भी पावर को। अब संविधान के बहुत सारे अलग अलग काम भी है कि देश का डेवलपमेंट, ये वो बहुत सारी है, सिटीजन्स को राइट देना, बहुत सारे फंक्शंस है। अगर हम संविधान के ऑब्जेक्टिव्स देखें तो बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो जो सेट द लिमिट है, जो लिमिटेशंस लगा रहा है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बताओ मैंने इस चीज को इतना स्ट्रेच क्यों किया? मैंने इस चीज को इतना स्ट्रेच इसलिए किया क्योंकि यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है उसमें प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है कि हमारा जो संविधान है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उसमें जो एक ऑप्शन था, उसमें एक ऑप्शन में ये भी था कि इट सेट्स द लिमिट ऑन द अदर ऑर्गन्स। ठीक है, ये हर ऑर्गन को बताता है कि किस हिसाब से काम करना। तो देखो बहुत छोटी सी चीज पूछी थी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, लेकिन वही वाली बात है, चीजें अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो कितना भी आप बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना देते, आपको चीजें क्लियर रहेगी। ठीक है, सो आपको चीजें क्रिस्प एंड क्लियर रखना है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। क्वेश्चंस आते हैं, आपके पता है एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह सकता कि क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटीज में से आते हैं, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बहुत सारी जगह से आते हैं। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ ली है तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे जिससे कि आप हायर लेवल की क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी अब सिर्फ क्लास 11th में पास करने के लिए हमें नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी हमें इसलिए पढ़ना है कि अगर कॉम्पिटिटिव में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से कर पाए, आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज हुए थे वो हुआ था सेपरेशन ऑफ पावर, है ना, सेपरेशन ऑफ पावर वर्ड यूज हुआ था। अब सेपरेशन ऑफ पावर तो आपका एक चैप्टर ही था, तो उसमें हमने सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में पढ़ा ही था, ये तो आपका एक पूरा चैप्टर ही था, तो मैंने आपको बताया था सेपरेशन ऑफ पावर क्या है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जाएं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये ऑर्गन्स बनाए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये ऑर्गन्स बनाए। कौन कौन सा? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं हमारी डेमोक्रेसी के, हमारे संविधान ने जो बनाए। अब इन तीन ऑर्गन का क्या काम है? बेसिकली दो फिलॉसफी काम करती है इन तीनों ऑर्गन से रिलेटेड। एक है सेपरेशन ऑफ पावर की और दूसरी जो फिलॉसफी है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस की। अब सेपरेशन ऑफ पावर क्या है कि एग्जीक्यूटिव को अपना काम करना है,
लेजिस्लेटिव को अपना काम करना है, जुडिशरी को अपना काम करना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर में ये है कि हर ऑर्गन्स अपना अपना काम कर रहा है। अब हर ऑर्गन अपना अपना काम कर रहा है। लाइक जुडिशरी का काम है कि ये इंटरप्रेट करे लॉज को, जुडिशरी का काम है कि ये संविधान को प्रोटेक्ट करके रखे, संविधान के एक तरीके से गार्जियन है। जुडिशरी ये देख रही है कि जो पार्लियामेंट जो कानून बना रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। मान लो अगर जजेस वगैरह करप्शन पे पाए गए तो उनको पार्लियामेंट के द्वारा रिमूव किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक तो सबके अलग अलग फंक्शन है, साथ ही साथ हर ऑर्गन एक दूसरे पे नजर बना के रखा हुआ है थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। इनका काम कानून बनाना, इनका काम की लॉज को इंप्लीमेंट करना, इनका काम है कि कानून को लागू करना, ठीक है। एक का काम है टू मेक द लॉज, द अदर वन इज टू इंप्लीमेंट द लॉज एंड द थर्ड वन इज टू इंटरप्रेट द लॉज। ये तीन ऑर्गन्स के तीन फंक्शंस है, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ फंक्शन का, तो सेपरेशन ऑफ पावर का तो ये हो गया कि इन सब की पावर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अब डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस में क्या है कि हर ऑर्गन एक दूसरे पे नजर बना के रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं इनको पार्लियामेंट में सवाल जवाब किए जाते हैं। जब भी पार्लियामेंट में सेशन वगैरह होते हैं तो आपने देखा होगा कि इनको यहाँ पे सवाल जवाब देना पड़ता है। पार्लियामेंट अगर कोई कानून बना रही है तो वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, अगर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। ये हो गया। मान लो अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस करप्ट हैं या अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको पार्लियामेंट के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। यहाँ पे जो पार्लियामेंट में आ रहे हैं इनको कौन चूज कर रहा है, इनको हम चूज कर रहे हैं। यहाँ पे जो एमपीज एमएलए है इनको सिटीजन चूज कर रहे हैं। तो पूरा अगर आप देखो तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी जो डेमोक्रेसी है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो चेक्स एंड बैलेंसेस पे काम कर रहा है। एक दूसरे पे हम लोग नजर बनाए रखे हुए हैं कि अगर कोई भी ऑर्गन अच्छे से काम नहीं करता है तो क्या होगा, तो यहाँ पे मतलब पब्लिक में बात आएगी और फिर उस हिसाब से आगे काम किया जाएगा, ठीक है। और अब डेमोक्रेसी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है दैट इज मीडिया। वो हमारे चैप्टर में नहीं है लेकिन मीडिया का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि मीडिया इनको भी लपेट लेता है, मीडिया इनको भी लपेट लेते हैं और मीडिया इनको भी लपेट लेते हैं। मतलब लपेट लेना इन द सेंस कि अगर इन तीनों ऑर्गन्स में से कोई भी अच्छे से काम नहीं करेगा तो मीडिया इन सबको क्या करेगा, मीडिया इन सबको न्यूज में दिखाएगा, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे क्लियर हुआ। अब अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ फेडरल कंट्री है हमारी, ठीक है। इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब इंडिया में क्या है, एक तो सेंटर है एंड देन स्टेट है। तो इंडिया में हम देखते हैं कि जो पावर है वो पावर इन तीन ऑर्गन्स के बीच में डिवाइडेड है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। एक तो पावर इन तीन ऑर्गन्स पे डिवाइडेड है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि पावर जो है वो सेंटर और स्टेट्स के बीच में भी डिवाइड रहती है, ठीक है। वो सेंटर और स्टेट के बीच में भी पावर डिवाइडेड है। हम यहाँ पे देखते हैं कि सेंटर के पास तो पावर है ही, ठीक है, यहाँ पे सेंटर के पास तो पावर है ही, लेकिन यहाँ पे स्टेट्स में भी पावर डिवाइडेड रहती है। लाइक यहाँ पे भोपाल, यहाँ पे जयपुर, यहाँ पे लखनऊ, ठीक है। सो हम देखते हैं कि इंडिया में पावर अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में डिवाइडेड है, साथ ही साथ ये पावर सेंटर और स्टेट के बीच में भी डिवाइडेड है। फिर स्टेट के नीचे भी, मतलब स्टेट में भी, इसके नीचे भी हम पंचायत लेवल और वो सब बोलते हैं, वहां पे भी पावर कुछ दी गई है। तो यहाँ पे जुडिशरी का रोल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो सेंटर है दैट इज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कहीं वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर में तो नहीं जा रही, कहीं वो स्टेट गवर्नमेंट से उनकी पावर तो नहीं छीन रही। तो यहाँ पे जुडिशरी का काम और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। सेंटर एंड स्टेट के बीच में पावर डिवाइडेड है। ऑल्दो ये दोनों हाथ मिला के अच्छे से काम करते हैं देश के डेवलपमेंट के लिए, बट यहाँ पे जो है ये पावर डिवाइडेड है। इंडिया अलग अलग स्टेट्स में बटा है, हर स्टेट में अपने मुख्यमंत्री हैं, उनकी अपनी पार्लियामेंट है, ठीक है। तो हर स्टेट के पास भी पावर है, सेंटर के पास भी पावर है, और जुडिशरी का ये काम है कि इन दोनों के बीच में भी हेल्दी रिलेशंस मेंटेन रहें और सेंटर स्टेट की पावर पे इंक्रोच ना करे, दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई ना हो। तो ये जो छोटे मोटे ये जो हम जो देखते हैं ये रोल सब जुडिशरी के दायरे में आ जाते हैं। क्लियर है? इतना आपको और क्लियर हुआ। नाउ in brief, the Supreme Court of India is the logical and the primary custodian of the Indian Constitution, while also being it is an interpreter and guardian. अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये बोला गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है
वो क्या है, वो एक तरीके से गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। वो एक तरीके से क्या कर रहा है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट ध्यान रखता है कि क्या हो रहा है कि कोई भी इस संविधान के विरुद्ध ना जाए। आपके माता पिता या आप देखते हैं तो वो आपके एक तरीके से गार्जियन ही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वो ध्यान रखते हैं कि हमारा बच्चा सही रास्ते पे तो है, कहीं हमारा बच्चा बिगड़ तो नहीं रहा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ध्यान रखती है कि जो हमारे संविधान मेकर्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स हैं, वो उन्होंने जो संविधान बनाया है ये देश उसी के अकॉर्डिंग चले, और उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है। सुप्रीम कोर्ट सरकार के बनाए गए कानूनों को बोल देती है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये कानून लागू ही नहीं होंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट इज अ गार्जियन एंड इंटरप्रेटर, ये इंटरप्रेट भी करती है लॉज को, ठीक है। ये संविधान को भी कई बार इंटरप्रेट करती है, इन द सेंस कई बार कोई लॉज वगैरह बन जाते हैं, उस लॉज में कोई टेक्निकलिटीज होती है, कई बार संविधान की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो वो अगर समझ में नहीं आ रही तो सुप्रीम कोर्ट उसे इंटरप्रेट करती है कि देखो यहाँ पे ऐसा कहने का मतलब था हमारे संविधान कार्यकर्ताओं का, हमारे संविधान मेकर्स का, कार्यकर्ता नहीं, मेकर इज अ गुड वर्ड, कार्यकर्ता गलत शब्द होगा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स हैं उनका ये फिलॉसफी थी, उनका ये मकसद था इस आर्टिकल के पीछे, ठीक। Parliament enjoys authority to amend the constitution and the Supreme Court has authority to examine the validity of constitution amendment. अब जो हमारी पार्लियामेंट है वो संविधान में अमेंडमेंट लेके आ सकती है, मतलब संविधान में कुछ बदलाव लेके आ सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ये देखती है कि जो पार्लियामेंट जो बदलाव लेके आ रही है वो सही है या गलत है, ठीक है। क्योंकि जो संविधान, आप ऐसा समझो कि संविधान बने हुए कितने साल हो गए, अब जरूरी थोड़ा ना आज से 200 साल बाद भी या 300 साल बाद भी, मतलब हमें उस संविधान में कुछ चेंज करने पड़ेंगे। संविधान बहुत अच्छा बना है, संविधान के जो प्रोविजंस है वो आप ऐसे देखोगे तो इतने अच्छे प्रोविजंस हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें हमें समय के अनुसार चेंज करनी पड़ती है। संविधान नहीं बदलना है लेकिन कुछ कुछ चेंज करना पड़ता है उसमें, तो उसको हम अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब जब पार्लियामेंट उसमें कुछ बदलाव करती है तो जुडिशरी उसमें नजर रखती है कि कहीं ये ऐसा बदलाव ना कर दे जो कि देश के लिए घातक हो, ठीक। Then the Supreme Court ensures that the other branches of government perform their responsibilities in accordance with the Constitution. सुप्रीम कोर्ट साथ साथ में ये भी देखता है कि जो अदर ऑर्गन्स है, दैट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ये जो सारे ऑर्गन्स हैं ये संविधान के अकॉर्डिंग काम करें। इसके अलावा जो अदर इंस्टीट्यूशन है लाइक सीबीआई वगैरह, ये जितने भी है, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सरकार और पार्लियामेंट पे नजर रखे हुए, सारी चीजें आ जाती है, पुलिस वगैरह सारी चीजें आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट देखती है कि ये सब अपने संवैधानिक दायरे के तहत काम करे, कोई भी अपनी पावर को ब्रीच ना करे, कोई भी अपनी पावर का मिसयूज ना करे। नाउ Judiciary is a final authority in interpreting legal issues and constitutional arrangements, ठीक है। जुडिशरी क्या है, जुडिशरी फाइनल अथॉरिटी हमारे देश में, कि अगर कभी कोई लॉ वगैरह की बात आई, कभी कोई कानून को इंटरप्रेट करने की बारी आई, तो जुडिशरी इज अ फाइनल अथॉरिटी। यहाँ पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स थे उन्होंने सबसे ज्यादा ट्रस्ट जुडिशरी पे किया। उनको ये है कि एक बार के लिए जो पार्लियामेंटेरियंस है वो बिक सकते हैं, एक बार सरकार करप्ट हो सकती है, एक बार सरकार बिक सकती है, लेकिन जुडिशरी अच्छी होगी, जुडिशरी हमारे संविधान को बचा के रखेगी। The nature of democracy and development of the state depends upon how legal system conduct itself to sustain the overall socio-economic and political environment. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि आप देखो बहुत सारे देश में क्या होता है, डेमोक्रेसी आई लेकिन वापस एक मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई, या वहाँ पे मिलिट्री कूप आ गया। सो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर हमें देखना है कि कैसे डेमोक्रेसी काम कर रही है, कैसे देश का डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमें उसके पॉलिटिकल सिस्टम का बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डेवलपमेंट साथ साथ में चलते हैं, ठीक है। हम सोचें लाइक मैंने आपसे क्या बोला, मैंने बोला इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट साथ साथ में चलते हैं, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ठीक है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और यहां पे भी डेवलपमेंट, ठीक है। अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट में आप ये समझो कि अगर मान लो यहां डेमोक्रेसी है, अगर यहां डेमोक्रेसी है पॉलिटिकल डेवलपमेंट के तहत, तो यहां पे जो डेवलपमेंट होगा ना वो बहुत सही होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर एक सवाल आ जाता है कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है फिर भी उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट में बहुत आगे, ठीक है। देखो डेमोक्रेसीज के अपने फ्लॉज होते हैं, लेकिन जो डेमोक्रेसी के तहत जो डेवलपमेंट होगा ना वो बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन रहेगा। डेमोक्रेसी में बेहद मतलब ये बात होती है बेशक कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कई बार
कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, लेकिन शायद अगर वहाँ पे एक राजा होता है या वहाँ पे अगर मिलिट्री वाला होता है या अगर वहाँ पे अब मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता तो डेवलपमेंट सही हो जाता। जैसे चाइना में वन पार्टी रूल है तो डेवलपमेंट सही हो जाता। लेकिन आप देखना चाइना का डेवलपमेंट ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं रहेगा, वहाँ पे ऐसा कहते हैं ना कि अंदर से दीमक लग जाती है। तो वैसे वहाँ पे आप देखना कि स्टोरी में वहाँ चेंज आएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को इतना क्लोज करके रखा है ना, उनके पास वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, सो एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट, एक पॉलिटिकल सोसाइटी का डेवलपमेंट, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सबको साथ में देखना पड़ता है। इनमें समय तो लगता है लेकिन ये लॉन्ग टाइम तक सस्टेन रह जाते हैं, एक लंबे समय तक चल पाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर डेमोक्रेसी रहेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही होगा। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे एक मिलिट्री कूप रहा, ठीक है, यहाँ पे मिलिट्री आ जाती, अगर मैं मानूं यहाँ मिलिट्री आती तो क्या होता, अगर यहाँ मिलिट्री आती तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता वो किसी एक दो इंडिविजुअल्स को फेवर करता। ठीक है, वो मिलिट्री पे ज्यादा ध्यान देता, वो युद्ध पे ज्यादा ध्यान देता और कुछ लोग का ही डेवलपमेंट हो पाता, बाकी गरीब और ज्यादा गरीब हो जाते हैं। सो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये साथ में चलते हैं कि कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है, कंट्री में कैसी सरकार है, तो ये सारी चीजें साथ साथ चलती है। क्लियर है? आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया है और आपको इस पूरे इंट्रोडक्शन में मज़ा आ गया होगा, मतलब आपको एक पूरा अंदाज़ा लग गया होगा कि ये यूनिट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस यूनिट में आपका रिवीजन भी होने वाला है, इस यूनिट में हम लोग कंसेप्चुअल बातें भी करने वाले हैं और इस यूनिट में हम लोग बहुत सारी नई बात भी करने वाले हैं। आई होप आपको इस पूरे वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा और सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस आप लोग यूट्यूब से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिखिए और सर्च पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज दिया है, यहाँ क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक मेंशन है, साथ ही साथ एनटीएससी, ओलंपियाड, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सारी चीज़ें आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर ही अवेलेबल मिल जाएगी। सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे क्लास 11 पर क्लिक करते हैं, तो जैसे आप क्लास 11 पर क्लिक करेंगे, क्लास 11 पे जितने भी सब्जेक्ट्स पर वीडियोस बन गए हैं वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको क्लास 11 का लीगल स्टडीज नजर आएगा। सपोज कीजिए कि आप क्लास 11 के लीगल स्टडीज पर क्लिक करते हैं तो आपको क्लास 11th लीगल स्टडीज के वीडियो मिलेंगे। वो वीडियोस आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग होंगे और यहाँ पे जो वीडियोस होंगे वो चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज होंगे एंड चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज आपको वीडियोस अरेंज मिलेंगे। सो इट इज अप टू यू, अगर आप यूट्यूब से कंफर्टेबल है तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं तो वेबसाइट के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। वेबसाइट या ऐप के माध्यम से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो घबराने वाली कोई बात है ही नहीं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, ट्यूशंस में भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।